नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा बेहद ऐतिहासिक रही। इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को एक नया आयाम देने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन और इस दौरान मोदी मोदी की गूंज न सिर्फ कैपिटल हिल बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। पीएम मोदी के इस दौरे का जहां अमेरिका को बेसब्री से इंतजार था, वहीं पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी थी। पीएम मोदी ने जहां भारत और अमेरिका के लोकतंत्र को जीवंत लोकतंत्र करार दिया, वहीं ये भरोसा भी जता दिया कि आज का भारत बदलता हुआ भारत है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत और अमेरिका के बीच आपसी रिश्तों के साथ कैसे एक दूसरे के हितों की पूर्ति करते हुए विश्व कल्याण कर सकते हैं, इसको लेकर कई संज्ञाएं दी। पीएम ने अमेरिकी संसद में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए भारत अमेरिका को लेकर एक नया शब्द गढ़ा, एआई, मतलब अमेरिका और इंडिया, यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है, यह प्रधानमंत्री ने जाहिर किया। साथ ही पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रगति हुई है। साथ ही दूसरे एआई यानी कि अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में भी काफी अहम और महत्वपूर्ण विकास हुए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई लिखी एक टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर लिखा है द फ्यूचर इज एआई, यानी कि एआई भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा हुआ है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर गिफ्ट की तस्वीर साझा की और लिखा, भविष्य एआई का है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर अमेरिका भारत। वहीं व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दूसरे दिन अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के बीच फाइटर प्लेन के इंजन बनाने को लेकर समझौता हुआ। भारत तेजस के अगले वर्जन तेजस मार्क 2 में GEF414 इंजन लगाएगा। पीएम की यात्रा में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का समझौता। हथियार बंद ड्रोन प्रीडेटर MQ-9 डील को मंजूरी मिली। भारतीयों के लिए अब H-1B वीजा की प्रक्रिया आसान होगी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए $80 करोड़ का निवेश समेत स्पेस सेक्टर को लेकर समझौते हुए। साथ ही बात करें भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों की, तो 2022-23 में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128.55 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दोनों देशों में आर्थिक संबंध अब लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो आज एआई यानी कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को पीएम की इस यात्रा से क्या कुछ बल मिलेगा, द्विपक्षीय रिश्तों में यह किस प्रकार के परिवर्तन लाने में कामयाब होगा, भारत और अमेरिका एक दूसरे के हितों को साधते हुए विश्व को कैसे प्रभावित करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ऐतिहासिक दौरा, लेकिन इस दौरे में क्या खास रहा, इस पर हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ जितेंद्र ओझा जी हैं, आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। साथ ही पूर्व राजनयिक प्रोफेसर SD मुनि जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं प्रोफेसर साहब आपसे ही करना चाहूंगा। पीएम मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा कितनी ऐतिहासिक है आपकी नजर में? चले, शायद प्रोफेसर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरा यही सवाल जितेंद्र ओझा साहब आपसे है, ये कितना ऐतिहासिक दौरा माना जाएगा पीएम मोदी का? ऐतिहासिक तो कई एक मामलों में है और बहुत मामलों में है। जहां तक आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अमेरिका की हमेशा से थोड़ी रिजर्वेशन रही कि अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को किसको ट्रांसफर करे और नहीं करे। देखिए, टेक्नोलॉजी से तो सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक खास एरिया में हमें बड़ा सर्च मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर की आपने बात की, या प्रेडेटर ड्रोन की बात की, या सबसे अधिक जो ये जी इंजन की बात की, F414 जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन के आसपास ले जा सकते हैं और बहुत इफेक्टिव ये है। इनका एक अलग महत्व है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे भी बड़ा एक और महत्व है, और वो महत्व ये है जब इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की, उसी आपको देखना पड़ेगा कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है। और बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीन ने अपना एक अलग किस्म का मॉडल इजाद किया है, एक अलग किस्म का न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म में आजाद किया है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि उसने
कई एक जगह देखिए दुनिया भर में 100 से अधिक पोर्ट जो है उसने वर्चुअली कब्जे में कर लिए हैं, 100 से 150 से अधिक। ये सारे का ड्यूअल यूज हो सकता है। तो अपनी ग्लोबल डोमिनेशन बढ़ाने के लिए जिस तरीके से चीन बढ़ रहा है, और क्या दूसरा काम ये क्या है कि आप देखें कि जितने रिसोर्स रिच कंट्रीज है, चाहे वो अफ्रीका हो या सेंट्रल एशिया हो या फार ईस्ट हो, उनके मरीन से लेके जो सतह पे जो रिसोर्सेज मिल रही है उस सब पे वो एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक एक्सेस बना रहा है। कैसे? वहां पे वो कुछ ऑटोक्रेटिक रिजीम्स को सर्वेलेंस सिस्टम दे रहा है, उनको प्रॉप अप कर रहा है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ तक कि यही आरोप जो है ऑस्ट्रेलिया तक से लग गया। तो इस न्यू कॉलोनियलिज्म के मॉडल के खिलाफ जो है भारत और अमेरिका की अगर दोस्ती बहुत मजबूत होती है, भारत का अपना डिफेंस ही नहीं बल्कि अपना हमारा पॉलिटिकल मॉडल और गवर्नेंस मॉडल भी मजबूत होता है और भारत एक क्रेडिबल फोर्स बन के आता है पूरे दुनिया में, तो मुझे लगता है कि पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को स्टेबिलिटी मिलेगी। दुनिया, उन्होंने कई एक सहयोगी ने कहा कि इंडिया इज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो हमें इस तरीके से देखना है, और जो पार्टनरशिप में जो ट्रस्ट की बात है वो ट्रस्ट एक नए लेवल पे पहुंचा है। इसके साथ मैं यही कहूंगा कि जो हमारा लार्जर एजेंडा है नेशनल सिक्योरिटी का कहें या हमारी कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी है, उसमें एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन बहुत बड़ा काम बाकी है अक्षय जी। वो है अपने डोमेस्टिक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन को बॉस्टर करने की एक लार्जर इकोसिस्टम है देश के भीतर, इनोवेशन की या R&D इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूस्ट करने की। और जो टेक्नोलॉजी की ये दौड़ है उस दौड़ में हमें ये मदद तो मिल रही है, लेकिन हमें चाइना से कुछ कदम आगे होना होगा। तो बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर बूस्ट है हमारे पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के तरफ, जो हमारी प्रगति है उस तरफ। चलिए, बिल्कुल। और यही वजह है कि हर देशवासी भी जानना चाहता है कि राजकीय यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन इस यात्रा से भारत को हासिल क्या हुआ। प्रोफेसर SD मुनी साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका APN न्यूज में। भारत अमेरिका रिश्ते का नया अध्याय आपकी नजर में ये क्या कहता है? नहीं, देखिए, मैं इसको लैंडमार्क विजिट समझता हूँ, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्तों को सुधारने की जो प्रक्रिया है वो इस शताब्दी के शुरू में हो गई थी। और आपको याद होगा कि पहले 2005 में डिफेंस एग्रीमेंट किया गया, 2008 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया गया, उसके बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता रहा है। और ये जो विजिट है ये एक लैंडमार्क विजिट है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहले तो भारत भी झिझकता था और अमेरिका भी झिझकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूक्रेन की लड़ाई को लेकर अमेरिका के मन में ये है कि भारत को रूस से दूर खींचना जरूरी है। और ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, खासतौर से फाइटर इंजन वाला, और ड्रोन भी दिए हैं, उसमें अमेरिका को पैसा भी मिला है बहुत सारा, भारत का बाजार भी गर्म हो रहा है अमेरिका के लिए। लेकिन जो फाइटर इंजन दिया है वो फाइटर एयरक्राफ्ट एक्चुअली रिप्लेस करेगा सारी मिग स्क्वाड्रंस को। तो ये जो भारत की निर्भरता है रूस के ऊपर वो कम होगी इन द लॉन्ग रन, इन द कमिंग, जैसे जैसे ये सामान बिकेगा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी देखिए, 3 बातें हैं जो अमेरिका को पीछे से पुश कर रही है भारत के साथ संबंध को सुधारने के लिए। और भारत जो चाहता है भारत को एक बड़ी शक्ति उभारने के लिए, वो है एक तो चीन का डर, जैसा अभी हमारे पहले वाले पैनलिस्ट ने बताया। दूसरा है वहाँ पर जो भारत का मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का देश, 6%, 6.5%, 7% से बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो इस ढंग से बढ़ रहा है। हमारी जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की मिडिल क्लास के बराबर है, यूरोप की मिडिल क्लास के बराबर। इसलिए इस मार्केट को अमेरिका नहीं छोड़ सकता है, कोई भी देश नहीं छोड़ सकता है। और तीसरी बात, हमारा बहुत स्ट्रांग इंडो अमेरिकन डायस्पोरा है जो करीब 4 मिलियन का है, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सब जगह में भारत बहुत अच्छी तरह से उभरा हुआ है। और इस वजह से वो लोग हमेशा ये चाहेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहें। ये बात बाइडेन साहब को 2 साल बाद समझ में आई है, लेकिन समझ में आ गई है और इसकी वजह से भारत के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, भारत को इतनी मदद दी जा रही है।
भारत को लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बहुत फायदा होगा। हम जो चाह रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम भारत अमेरिका से बहुत लंबे जमाने से चाहते थे, लेकिन कभी कुछ ज्यादा मिला नहीं। और फिर इधर हमारे यहाँ भी झिझक थी क्योंकि रूस के ऊपर डिपेंडेंस थी, वो कुछ अब कम हो गई और मैं समझता हूँ आइंदा से रिश्ते आगे अच्छी तरह से बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात की है, इससे पहले हालांकि अमेरिका बचता रहा है, लेकिन क्या माना जाए कि अब जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी तैयार है, भारत से रिश्तों को भी प्रगाढ़ करने में तैयार है, भले ही उसके पीछे उसके अपने मोटिव हो सकते हैं, लेकिन क्या ये माना जा सकता है आज की डेट में कि अहम साझीदार के तौर पर भारत आज की डेट में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है? नहीं, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जी, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं भारत की सरकार, जो भी हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, जो पहले की सरकारें हो। और इसी वास्ते जो देखिए सारे जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं रूस का जिक्र नहीं है सीधा। और हम ये भी चाहेंगे कि चीन से हमारी नोकझोंक चीन वालों ने 62 से शुरू कर रखी है, हम लोगों को तंग करना हुआ। अमेरिका तो अब तंग हो रहा है, अमेरिका ने तो चीन के साथ दोस्ती की है। और अभी भी आप जानिए अच्छी तरह से कि अमेरिका ने भेजा है अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अभी पिछले सप्ताह ही चीन में बात करने के लिए कि हम लोगों को सुलह सफाई कुछ न कुछ करनी चाहिए। लेकिन जो भारत है वो इससे उसका फायदा होगा। और जैसा ओबामा ने कहा था और जैसा आप बाइडेन और मोदी जी ने रिपीट किया है कि 21st सेंचुरी में विश्व की जो रूपरेखा होगी उसमें भारत और अमेरिका का सहयोग और भारत और अमेरिका का रिश्ता एक बहुत बड़ा फैक्ट उभर कर आएगा। बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण जो बात आपने कही थी, इस पर मैं जितेंद्र ओझा साहब आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि भारत ने जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो किसी का पिछलग्गू बनने वाला नहीं है। अगर हम साझेदार बनना चाहते हैं तो रिश्ता हमारा बराबरी का होना चाहिए। और इस विजिट पर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने इस बात का संदेश दे दिया था। क्या आपको लग रहा है कि कल जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बयान भी आए वहां के प्रवक्ताओं की तरफ से कि भाई रशिया के साथ तेल की खरीद करनी है नहीं खरीदनी है, ये भारत तय करे? देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि भारत ने हमेशा अपनी इसकी जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें एक कॉन्टिन्यूटी रही है। सरकारें जरूर बदली है, इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं, चेंज हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट बदला है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ जो है जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी हुई है। और उसमें एक बहुत क्रिटिकल हिस्सा ये है कि हम किसी के पीछे कभी नहीं गए। नॉन अलाइनमेंट का नाम नॉन अलाइनमेंट जरूर रहा हो, लेकिन उसका मुख्य मकसद ही ऑटोनॉमी का था कि हम पीस के पास हैं, डेवलपमेंट के पास हैं, हम इस कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ हैं। और इस सरकार ने भी उस चीज को कंटिन्यू किया है। ये भी मैं मानता हूँ, प्रोफेसर साहब ने कहा कि शुरुआत जो है सबसे लैंडमार्क भारत अमेरिका के रिश्तों में देखा जाए तो वो रही सिविल न्यूक्लियर डील। और वो डील के बारे में कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी गए और सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सैंक्शन नहीं रहा, फिर भी जाके उन्होंने साइन कर दिया। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात वो रही। और जो शुरुआत शताब्दी के आप कह रहे हैं कि पिछले पूरे शताब्दी में अमेरिका की सिविल सोसाइटी जो भी कहते रही डेमोक्रेसी को लेके भारत के, उनके बारे में अच्छी भावनाएं रही, लेकिन अमेरिका का अप्रोच जो है नेशनल सिक्योरिटी के मसलों पे काफी होस्टाइल रहा। यहाँ तक कि देखिए कि इस तरीके से वो पाकिस्तान को समर्थन करते रहे, किस तरीके से उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ावा दिया। जब तक 9/11 नहीं हुआ तब तक उनका अप्रोच एकदम ऐसा खराब रहा। यहाँ तक कि वो कश्मीर के मिलिटेंट को फ्रीडम फाइटर कहते रहे अमेरिकन स्टेट ऑफिशियल। चाइना की जो आप बात कर रहे हैं, चाइना का ये मेट्रिक राइज ही जो है अमेरिकन कैपिटलिस्ट ग्रीड का एक नतीजा माना जाता है। तो देखिए, जो सब कुछ होने के बाद हम पास के खराब चीजों में नहीं जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि भारत और अमेरिका को जो है एक साथ मदद करने की, एक साथ काम करने की जरूरत है। और जैसे कहा कि क्योंकि सबकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है, तो ये बहुत साफ है। और हम पिछलग्गू किसी के थे नहीं और है नहीं। और अमेरिका में हमेशा से एक सेक्शन ये भी रहा, देखिए कि अमेरिका कभी भी एक आवाज में नहीं बात करता है, 3-4 आवाज होती है। एक सेक्शन जरूर उनके स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का रहा जो कहता था कि भारत को रशिया में डेमोक्रेसी पुश करनी चाहिए, भारत को सफिशिएंट स्पेस मिलना चाहिए कि रशिया से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करे। और मेरा ये भी मानना है कि कमजोर रशिया हमारे हित में नहीं है, क्योंकि उससे चाइना की रिसर्जेंस बढ़ जाएगी और चाइना की रिसर्जेंस बढ़ जाने से उसका सीधे सीधे खतरा हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे आता है। ये नेटो का जो भी तरीका हो, अगर हम इसमें जाके रशिया को
के साथ कोई समझौता वर्कआउट कर सकते हैं और रशिया को बहुत कमजोर होने से बचा सकते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसका अमेरिका पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके नेटो की हो सकता है ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस उनके सिस्टम में बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होगा। एक आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि मार्केट की बात बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ मिडिल क्लास वगैरह की बातें हैं, मार्केट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका का जो मुख्य इंटरेस्ट की वजह है इस शताब्दी की शुरुआत से वो स्ट्रेटेजिक ज्यादा है, उनके ग्रैंड स्ट्रेटेजी से ज्यादा डिक्टेटेड है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा असर रहा है। हालांकि इसमें भी देखिए कि उनकी जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, उनके ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, वो हमसे उतने खुश नहीं है, लेकिन प्रिडोमिनेंस जो है इनका स्ट्रेटेजिक मैं समझता हूँ और नेशनल सिक्योरिटी समझता हूँ कि दो ग्राउंड पे हम लोगों की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। कि एआई से लोग तात्पर्य लगा रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र होगा, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भविष्य बताया कि भविष्य अब एआई है, यानी अमेरिका और इंडिया, इसका क्या मैसेज आप मान के चल रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूं कि ये जो रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता आई है जी बिल्कुल इस शताब्दी की शुरुआत से और पूरी कंटिन्यूटी रही है, भले छोटे मोटे एक आध प्रेशर ग्रुप की वजह से थोड़े बहुत जर्क्स लगे हों, उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा स्ट्रेटेजिक है। हम लोग ये कहते नहीं है, लेकिन अमेरिका के भी जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं रहे हैं या जो उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, तो उनको लगता है कि अगर एक रिंग हो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, एक तो व्हाट ओपन इकोनॉमीज और ओपन पॉलिटिकल सिस्टम अगर रहता है, तो उनकी ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। चाइना ने जो शुरू किया है वो है कि अपने पॉलिटिकल मॉडल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। अब जब कई एक पावर बेसेस आ जाएंगे दुनिया भर में, ऐसे देश आ जाते हैं जिसमें उनके एक तरीके से जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है या जो सरकारें हैं वो सर्वाइवल के लिए चाइना पे डिपेंड करती हैं, और जिस तरीके से चाइना ने कुछ कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से वो रिसोर्स रिच कंट्रीज से बहुत कम दामों पे रिसोर्स ले रहा है, मार्केट पे मोनोपोलिस्टिक एक्सेस कर रखा है, कितने रेयर अर्थ मिनरल्स पे साउथ अमेरिका में जाकर उसने ऐसा कर दिया है कि वो अमेरिका को भी वो चीजें नहीं मिल सकती है। तो ये पहलू जो है, इसका मतलब यही है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में जो एक रूल बेस्ड सिस्टम उन्होंने बनाया है, जो भी उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो सिस्टम बने हुए हैं, उस सिस्टम को चाइना चैलेंज कर रहा है, जहां जरूरत पड़ती है उसके साथ वो बाईपास करके अपना ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रहा है, और उसका असर ये हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका की सिक्योरिटी, उनके जो कैपिटलिस्ट क्लास जिसे आप कहते हैं, उनको भी कई जगह चीजें डिनाई होंगी। तीसरा एक और है कि जिस तरीके से जो रिसोर्स जनरेट करके कई एक एरियाज में, जैसे 5G टेक्नोलॉजीज की आप बात करें, या डिफेंस में हम ISR टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, या इवन सैटेलाइट वॉरफेयर की कुछ हम बात करते हैं, तो उसमें जो है उसकी चाइना की कैपेसिटी, इवन साइबर वॉरफेयर के कई एक पहलू में चाइना कई एरिया में अमेरिका से एक आध कदम आगे हो चुका है। इवन हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम की अगर आप बात करें तो उसमें चाइना थोड़ा सा कुछ स्टेप आगे चल रहा है। देखिए, ओवरऑल तो अमेरिका की स्ट्रेंथ है ही है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का या कैपिटलिज्म का या जो कुछ उन्होंने बनाया है, तो वो उनके पास है, लेकिन जिस तरीके से चाइना जा रहा है तो उसको चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे दुनिया का लैंडस्केप चेंज हो जाए और बहुत सारी जगह डेमोक्रेसी को सेटबैक मिले और ये अथॉरिटेरियन नॉन इफेक्ट सिस्टम आए, रिजीम्स आए। और चाइना ने आपको एक और बात बताया कि सबसे ज्यादा जो है चाइना की नेवल प्रेजेंस हो गई है, तो इकोनॉमिक रूट को, रिसोर्सेज पे सब जगह मोनोपोलिस्टिक एक्सेस होता है, तो ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म में खतरा होता है। तो उनका मकसद ये है कि भाई एक ऐसा सिस्टम आए, एक ऐसा फोर्स आए इनके वेस्टर्न वर्ल्ड से बाहर, जिस फोर्स की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो साउथ जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन में या पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में, तो उसका पॉलिटिकल मॉडल भी हो और उसका स्ट्रेंथ आने के बाद जो है थोड़ा बैलेंस करे, कंटेन करे। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि देखिए, अमेरिका का अपना एजेंडा हो सकता है, एक बात बहुत साफ है डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स में कि सब कुछ मीठी बातें होने के बावजूद, अच्छी बातें होने के बावजूद इसका असर पड़ता है, लेकिन एकदम उसके कोर में हमें ऑप्टिक्स पे नहीं जाना है। कोर में है कि कितनी रूथलेसली आप अपने एजेंडा को समझते हैं, इंटरेस्ट को समझते हैं और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं बोस्टर करने के लिए। इतिहास के इस मोड़ पे हमारे और अमेरिका के संबंध ऐसे हैं कि कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा है और छोटे मोटे जो डिफरेंस के ग्राउंड भी है उसको हम कवर करने की पोजीशन में है। मैं यही समझता हूँ उससे। जी चलिए, बिल्कुल, लेकिन हर देश की विकास यात्रा में एक समय आता है जब वो नई ऊर्जा के साथ एक नया लक्ष्य तय करता है। मैं फाइनल रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये वही समय है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो रिएक्शन या डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, नई ऊर्जा की बात कर रहे हैं,
जिसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि इंटरनली हम ये ऊर्जा जनरेट करें। इंटरनली ऊर्जा जनरेट हो रही है, हमारा बहुत वाइब्रेंट जो है प्राइवेट सेक्टर भी है, बहुत इनोवेशन है। आपने देखा कि कई एक एरिया पे सबसे अधिक जो स्टार्टअप है हमारे देश में है, बहुत जगह से बिजनेस इंप्रूव हुआ है, तो काफी चीजें इंप्रूव हुई है। लेकिन हम आज जो है बहुत ही इंटीग्रेटेड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में जो है ट्रेड का, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का बड़ा असर होता है। अगर टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती है और स्क्रैच से हमें शुरू करना पड़ता है, तो हमें बहुत लंबा समय लग जाता है उस मोड़ पे पहुंचने के लिए। और जब तक हम उस मोड़ पे पहुंचते हैं तो दुनिया जो है डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं और पहुंच चुका होता है। चाइना की भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आप देखें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने वेस्ट से लिया, और वेस्ट से लेने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको उन्होंने इम्प्रोवाइज करके बढ़ाया। तो बहुत सारा गैप उन्होंने इस तरीके से कवर किया। हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं रहा, अब ये एडवांटेज आ रहा है। निश्चित रूप से जो नई ऊर्जा तो है ही है, और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कुछ एक एरिया में हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का इशारा किया था सर, अगर आपने ध्यान दिया हो कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि भाई आपकी ताकत और हमारा सामर्थ्य है, यानी कि अमेरिका की ताकत यानी उसके संसाधनों का इस्तेमाल और भारत का सामर्थ्य अगर एक साथ आ जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रतिभा और प्रौद्योगिकी अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये उज्जवल भविष्य की गारंटी भी हो सकता है? प्रतिभा नहीं होती तो जो 4 मिलियन भारतीय है डायस्पोरा, वो स्ट्रेटेजिकली नहीं, सबसे वेल्थिएस्ट डायस्पोरा है, सबसे वेल एजुकेटेड डायस्पोरा है। तो हम तो अमेरिका का आप देखिए कि जो प्रतिभा है, प्रतिभा अपने एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका को। हमें ये भी समय आ गया है कि देखिए कि उस प्रतिभा को हम भारत में रखे रहने की कोशिश करें, उनको अपने डेवलपमेंट के लिए हार्नेस करें। तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रतिभा को जो है हमें वही नहीं अपने देश में भी हार्नेस करना, और मिलकर हम काम करेंगे तो देखिए पूरे दुनिया का नक्शा बदल सकता है। भारत और अमेरिका अगर दोनों मिलकर मजबूत होते हैं तो मैं समझता हूं कि चीन पर भी दबाव बनेगा, रूस पर भी दबाव बनेगा, वो अपने यहाँ कुछ ट्रांसपेरेंसी लाए। लेकिन ये बात है अक्षय जी, इसमें एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सारा काम हमें घर के अंदर करना है, और वो काम है अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे बोल्स्टर करें, अपने भीतर के डिफरेंसेज या प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल क्लास के, या ब्यूरोक्रेसी की जो एफिशिएंसी है, या जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चले बिल्कुल, यानी कि एक शुरुआत के तौर पर इसको जरूर देख सकते हैं कि शुरुआत बेहतर है, और इसमें अगर पूरी ताकत से लगा जाता है, कदम है शुरुआत में, ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आज की तारीख में नेशनल सिक्योरिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का महत्व है। आज जो है बाहर के फैक्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्टिव की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र ओझा जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर SD मुनि साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में एक नया अध्याय इसको कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सुनहरे भविष्य की शुरुआत भी हो सकती है, और यही वजह है कि भारत और अमेरिका एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने को अब तैयार। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।